हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय हिंद। सबके सब एक बार जोर से जय हिंद लिख दीजिए। फिर साथी शुरू करते हैं। रोज रात 9 बजे आप सभी के लिए यूपी होमगार्ड की ये स्पेशल जीके जो 100 नंबर का किस प्रकार से पेपर आता है, जैसे टॉपिक वैसे ही आपको क्वेश्चन रखने की कोशिश की है, तो आपको इसमें बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही आपको आनंद आएगा। सभी के सभी पेन कॉपी लेकर बैठना। और साथ ही आप सभी जानते हैं ना, 1 दिसंबर सोमवार से अंतिम प्रयास बैच के क्लासेस शुरू हुए। अब केवल 3 दिन बचे, 28, 29, 30। अभी जितने साथी नहीं जुड़े, लास्ट का दिन का इंतजार मत करना, फिर रह जाओगे रह जाओगे। उसके बाद में अगर ये 499 करना हो तो आके बता देना मुझे। अब फिर कहोगे जोड़ लो गुरुजी, इतना बढ़िया कंटेंट है, फिर कहूंगा नहीं जोड़ेंगे गुरुजी। अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस ये प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला के प्रति हिंसा उन्मूलन दिवस ये प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये समझिए। भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा रोकने के लिए एक कानून है साथी। रोकने हेतु 2005 का एक्ट है। 2005 का क्या है? एक्ट। इसी में आपको बताने राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, सब पूछ ले जाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया दिया जाता है, इसमें पूछेगा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। तो देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को होता है, पर राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को होता है। और प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को, कब भैया? 25 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को ये अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। पहले का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक जैसे 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ये किन्हें नियुक्त किया गया है? अभी भारत सरकार 130वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आना चाहती है। ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक का मतलब क्या है? इसमें जैसे कोई मुख्यमंत्री है या कोई प्रधानमंत्री है, अगर इनको किसी आरोप में हिरासत में लिया गया, किसी आरोप में इनको हिरासत में लिया गया और हिरासत लगातार 30 दिन रही, लगातार 30 दिन तक इनकी हिरासत रही, तो या तो ये स्वतः इस्तीफा दे देंगे, वरना इनका स्वतः पद खाली माना जाएगा। पद जो है स्वतः खाली माना जाएगा। इसको लेकर 130वां संविधान संशोधन विधेयक कौन लेकर आना चाह रही है? भारत सरकार लेकर आना चाह रही है। अब इसके लिए 31 सदस्यों की एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई है, जिसकी जो अध्यक्षता है वो अपराजिता सारंगी, ये बीजेपी की भुवनेश्वर लोकसभा एमपी हैं। भुवनेश्वर सीट से ये लोकसभा एमपी हैं, भुवनेश्वर सीट से लोकसभा एमपी। तो उसकी अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया है? अपराजिता सारंगी। दूसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 ये कहां पर आयोजित किया गया? 19 से 21 नवंबर, 19 से 21 नवंबर रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट जिसको कह सकते हैं, डिजिटल हेल्थ समिट, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो समिट और समारोह, सम्मेलन और समारोह, ये आपके पेपर में है या नहीं है? आपके सिलेबस में है ना? तो बहुत ध्यान से आपको देखना इस चीज को। हम लोग कम से कम 2 साल के 150 के करीब सम्मेलन समारोह करेंगे, चाहे दुनिया में कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। छोटे, इस बार ये प्रतिज्ञा कर लो कि ना तुम मेहनत से पीछे हटोगे और ना तुम ये सोचकर जाओगे कि एक भी क्वेश्चन मेरा गलत हो। इस बार ये सोचकर जाओगे कि मुझे 100 के 100 क्वेश्चन सही करने हैं। बोलो, ये सोचकर जाओगे। टाइम टेबल राखी बेटा, 30 तारीख को आएगा, 30 तारीख को टाइम टेबल, और 1 दिसंबर से क्लास शुरू हुए।
अंतिम प्रयास की। एक बार सारे के सारे छोटे भाई बहन इस क्लास के लिंक को सबके सब अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। एक बार फिर से आपके साथ की आवश्यकता है, एक बार सबके सब इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर देना। दिल से मेहनत कर देंगे जितनी भी तुम चाहोगे। इस बार एक भी क्वेश्चन गलत करने का मकसद नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया भैया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन। इसमें यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई आयुष्मान भारत मिशन कब लॉन्च किया गया, जबकि मैंने आपको कई बार ये बता चुका हूं आयुष्मान भारत मिशन कब लॉन्च किया गया, अब क्या उत्तर दोगे? ये बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसी में आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 19 से 21 नवंबर, ये नई दिल्ली में रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन। आयुष्मान भारत मिशन 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से लॉन्च किया गया था। कहां से भैया? रांची झारखंड से लॉन्च किया गया था। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को और विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तीसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति ये कब से प्रभावी हुई है? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति ये कब से प्रभावी हुई है? क्योंकि वाणिज्य व्यापार आपके टॉपिक में, उत्तर प्रदेश में राजस्व साथी आपके टॉपिक में, तो ये जो उत्तर प्रदेश की योजनाओं में ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां होती हैं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, जनसंख्या में पहला स्थान, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में पहला, देश की 16.5% जनसंख्या भारत में, जबकि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथा स्थान, लगभग 7.33% के करीब पूरे देश का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। 1 अप्रैल 2025 से इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। उत्तर प्रदेश की नई मॉडल ग्राम पंचायत योजना के तहत 750 ग्राम पंचायतों को किस वर्ष तक मॉडल पंचायत बनाया जाएगा? किस वर्ष तक मॉडल पंचायत बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा भैया, ये केंद्र सरकार की योजना है। ये किसकी योजना है? एक साथ ही इसमें केंद्र सरकार की योजना है। जिस योजना का नाम आ जाता है आपका, ये केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है कहोगे बड़े भैया? ये केंद्र सरकार की योजना है। ये किस सरकार की योजना है? तो अच्छे से याद रखिएगा, ये केंद्र सरकार की योजना है जो 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसी योजना के तहत इसको राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये केंद्र सरकार की योजना है। किसकी? केंद्र सरकार की, जिसमें केंद्र और राज्य का 60-40 का खर्चा होता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सबसे पहले 2018 से 2022 तक, फिर 2022 से इसको 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसमें केंद्र सरकार अपना कुछ पैसा देती है, कुछ राज्य सरकार। फिर राज्य सरकारें क्या करती हैं? ये गांव चुनती है जिनको इस योजना के तहत मॉडल ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। तो वित्त वर्ष 2026-27 तक 750 ग्राम पंचायतों को ये मॉडल ग्राम पंचायत बनाया जाना है। 2026-27 पांचवे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 2025-26 के उत्तर प्रदेश बजट में यह साथी कितना बजट रखा गया? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये बात है 1 अप्रैल 2019 की। कब की भैया? 1 अप्रैल 2019 से ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री
कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई साल 2019 में 1 अप्रैल से। इसके तहत 6 चरण में कुल 25,000 की राशि, कुल 25,000 की राशि, ये याद रखिएगा, कन्या को उपलब्ध कराई जाती है, कन्या को उपलब्ध कराई जाती है। इसमें एक और चीज याद रखिएगा, परिवार की एनुअल इनकम जो है, वार्षिक आय, ये 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय अधिकतम कितनी होनी चाहिए? ये 3 लाख होनी चाहिए। तो इसमें इस बार अच्छे से याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए इस बार के बजट में लगभग 700 करोड़ के करीब, इस बार के बजट में लगभग याद रखिएगा 700 करोड़ के करीब इसमें बजट का प्रावधान किया गया। कितने करोड़ के करीब? 700 करोड़ के करीब। छठे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 18 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का आयोजन कहां पर किया गया? राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का आयोजन, ये जो छावनी बोर्ड होते हैं, छावनी बोर्ड, तो छावनी बोर्ड की स्थिति को लेकर रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में, छावनी बोर्ड की स्थिति को लेकर रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में ये नई दिल्ली में मंथन का आयोजन किया गया। 18 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन, इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली। और ये किसको लेकर था? छावनी बोर्ड की स्थिति को लेकर था। 7वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, जिसको सीपीसी 2025 कहेंगे, ये किस देश में आयोजित किया गया? सीपीसी 68। और इसमें जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, जिनका नाम क्या है? ओम बिड़ला जी। ओम बिड़ला जी ने इसमें भाग लिया है। इस देश की राजधानी हो जाती है ब्रिज टाउन। इस देश की राजधानी क्या हो जाती है? ब्रिज टाउन इसकी राजधानी है। और मुद्रा हो जाती है डॉलर। इस देश की मुद्रा क्या हो जाती है? डॉलर, जबकि राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025, इसका आयोजन बारबाडोस में हुआ है। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? बारबाडोस। बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। ऐसे याद कर लेना, बी से बारबाडोस, बी से हो जाती है ब्रिज टाउन। इनकी मुद्रा क्या आ जाती है? डॉलर। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला जी ने किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला। 8वें का उत्तर क्या जाता है? ये आपका बिल्कुल सही है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन के अनुसार भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान, ये कब लॉन्च होगा? मिशन गगनयान, तो इसी में बता के चलिएगा इसरो की स्थापना कब हुई है, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसरो के कुछ संस्थानें जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये कहां पर स्थित है। इसी प्रकार नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां पर स्थित है। इसी में आपको बताने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहां पर स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये कहां पर स्थित है। तो इसरो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? कहोगे सर तिरुवनंतपुरम। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद में आ जाता है। कहां पर? हैदराबाद में। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये अहमदाबाद में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून में स्थित है। 2027 में गगनयान लॉन्च किया जाएगा। पूछा गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां मध्या अवधि मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये कहां आयोजित हुआ? गुट निरपेक्ष का 19वां मध्यावधि मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये 2024 में आयोजित हुआ था। तो शिखर सम्मेलन, देश राजधानी मुद्रा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में एक चीज याद रखिएगा कि जहां पर यह कोई अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन इत्यादि हुआ है, वहां का तो आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये 1961 में इसका गठन हुआ था, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। कहां पर? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में। इसका 19वां मध्यावधि मंत्री स्तरीय सम्मेलन,
युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडा अफ्रीकी देश है, उसकी राजधानी कंपाला में, जबकि युगांडा की मुद्रा क्या हो जाती है? शिलिंग। युगांडा की मुद्रा क्या हो जाती है? शिलिंग। युगांडा की राजधानी क्या है? कहोगे सर युगांडा की राजधानी है कंपाला, और युगांडा की मुद्रा क्या है? कहोगे सर युगांडा की मुद्रा है शिलिंग। 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। तीसरी, भारत मध्य एशिया, जो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, इनकी बैठक कहां आयोजित हुई थी? ये साथी पहली बैठक 2022 में, जो दूसरी बैठक थी ये 2023 में आयोजित की गई, ये दो बैठक इससे पहले आयोजित हो चुकी थी, ये तीसरी भारत और मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में 5 देश आते हैं। मध्य एशिया में कितने देश आते हैं? आप कहोगे सर 5 देश आते हैं, इनकी राजधानी बतानी है। और अगर राजधानी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजधानी में, मध्य एशिया के देशों के ऊपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताने हैं भैया, इस समय कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी। तीसरा है किर्गिस्तान की राजधानी, तीसरी हो जाती है किर्गिस्तान की राजधानी। चौथी हो जाती है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। 4 देश हो गए। एक हो जाता है भैया आपका तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और एक और है कुछ ऐसा ही, तो इनकी लिख लेते हैं। कजाकिस्तान की हो जाती है अस्ताना, कजाकिस्तान की हो जाती है अस्ताना, उज्बेकिस्तान की हो जाती है ताशकंद, किर्गिस्तान की हो जाती है बिश्केक, किर्गिस्तान की क्या हो जाती है? बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की हो जाती है, कहोगे सर मनत इसकी मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान, कुछ ऐसे करके। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? कहोगे सर मध्य एशिया में टोटल 5 देश हैं। भाई मध्य एशिया में टोटल कितने देश हैं? कहोगे सर 5 देश हैं। एक तुर्कमेनिस्तान, अशगाबात, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, एक तजाकिस्तान हो जाता है। क्या हो जाता है? तजाकिस्तान। एक देश का नाम क्या है? तजाकिस्तान, जिसकी राजधानी है दुशानबे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुर्कमेनिस्तान की हो जाती है अशगाबाद, अशगाबाद। तो इनको अगर आप 2 3 बार लिख लोगे तो याद हो जाएंगी। जो तीसरा भारत मध्य एशिया एनएसी की बैठक हुई है, यह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित हुई है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। कजाकिस्तान की राजधानी बताइए? अस्ताना, कजाकिस्तान अस्ताना, उज्बेकिस्तान ताशकंद, किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान कहोगे सर अशगाबाद। जैसे बिश्केक का लास्ट में, इसकी कैसे शुरुआत कैसे एंड। तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, और तजाकिस्तान दुशानबे, तजाकिस्तान दुशानबे। ये 5 देश है मध्य एशिया के। तीसरी भारत और मध्य एशिया की एनएसी की बैठक ये बिश्केक में आयोजित हुई है। पूछा है WHO की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 78वीं दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति की बैठक कहां पर हुई है? क्षेत्रीय समिति की बैठक WHO की 78वीं दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति की बैठक कहां पर हुई है? WHO के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को बना। भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बना? कहोगे सर 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में साथ इसका हेडक्वार्टर है। WHO का हेडक्वार्टर कहां पर आ जाता है? कहोगे सर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी 78वीं दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति की बैठक यह श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुई है। श्रीलंका के कोलंबो में। कहां पर भैया? श्रीलंका के कोलंबो में। तो WHO की 78वीं दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति की बैठक यह कोलंबो में आयोजित हुई है। 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। केंटन आर मिलर पुरस्कार 2025 किस भारतीय अधिकारी को मिला? यह सत्य एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अर्थात जो प्रकृति के संरक्षण के लिए यह अंतरराष्ट्रीय संघ है।
ये 1948 में बना और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर आ जाता है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। इसके साथ ही जो संरक्षण कांग्रेस है 2025 में, संरक्षण कांग्रेस संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित हुई है। कहां पर? अबू धाबी में। और यहीं पर कैंटर आर मिलर पुरस्कार यह वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। इस क्षेत्र में, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, इस बार ये डॉक्टर सोनाली घोष को मिला है। डॉक्टर सोनाली घोष ये काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है और एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की ये डायरेक्टर है। किसके डायरेक्टर है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की। इनको गैंडे के बचाव के लिए, गैंडे के संरक्षण के लिए कैंटर आर मिलर पुरस्कार ये वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर सोनाली घोष ये पहली भारतीय हैं जिन्हें साथ ये पुरस्कार दिया गया है। प्रतिष्ठित पुरस्कार है, IUCN नामक संस्था देती है। 1948 में गठन, हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। जबकि अंतरराष्ट्रीय संरक्षण कांग्रेस की 2025 में बैठक संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। पूछे कैंटर आर मिलर पुरस्कार ये किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? ये किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? अब तो तुरंत उत्तर दे देना। UNEP, यूनेस्को, IUCN, वर्ल्ड वाइड फंड या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कैंटर आर मिलर पुरस्कार डॉक्टर सोनाली घोष को मिला है। ये IUCN का वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया या विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग के द्वारा दिया जाता है। IUCN के विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग के द्वारा। पूछेगा विश्व संरक्षण सम्मेलन या कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताइए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? आपको बताने वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग हैं। वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत सारे दिन दिवस में तुम्हें रेगुलर क्लास में बताता चलता हूं। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि जिन दिन दिवस को मैं रेगुलर बताता हूं उन्हें तुम कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करके आओ। कम से कम साथी 2 से 3 बार। विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च और वन्य जीव संरक्षण दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण दिवस 4 दिवस ये वन्य जीव संरक्षण है। जबकि विश्व संरक्षण सम्मेलन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में, अबू धाबी इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या हो जाती है? तो मुद्रा याद रखिएगा, मुद्रा हो जाती है दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या हो जाती है? कहोगे सर दिरहम। 15 का उत्तर सी। भारत में महिला आयोग की स्थापना कब हुई है? अब महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष भी बताइए। महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन थी? महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्षा कौन है? महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा। तो अच्छे से याद रख के चलिएगा। महिला आयोग अधिनियम, भारत में महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया। महिला आयोग का गठन करने के लिए जो कानून आया वो 1990 में। जबकि स्थापना 31 जनवरी 1992। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992। जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष बनी। जयंती पटनायक 1992 में। वर्तमान अध्यक्षता विजय रेहटकर हैं। विजय रेहटकर वर्तमान, याद रखिएगा, अध्यक्षता। 16 का उत्तर क्या चाहता है? भी आपका बिल्कुल सही है। एक्ट पूछे तो 1992 और अगर महिला आयोग की स्थापना की बात करें 31 जनवरी 1992। भारत में बाल विवाह कानून यह साथी पुराने समय पर कब लागू हुआ था? जिसको शारदा एक्ट भी कहा जाता था।
सारदा एक्ट। देखिए पुराना कानून था, क्योंकि वर्तमान में 14 नवंबर 2006 से, कब से? 14 नवंबर 2006 से, वर्तमान में 14 नवंबर 2006 से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भारत में लागू है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 भारत में लागू है, जिसमें पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? कहोगे सर 18 वर्ष। जो ये सारदा एक्ट था, ये 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ। इसमें पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई थी और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु ये 14 वर्ष तय की गई थी। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, पुरुष के लिए 18 वर्ष। याद रखिएगा 1929 में। तो ये जो अंग्रेजों के समय का पहला या प्रथम बाल विवाह कानून भी कह सकते हैं, ये अंग्रेजों के समय पर पहला बाल विवाह कानून था 1929 में। इसको सारदा एक्ट भी कहा जाता है। पुरुषों की विवाह की आयु 18 वर्ष, महिलाओं की विवाह की आयु 14 वर्ष। 17 का उत्तर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना कब शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कब शुरू की गई थी? सारे के सारे बेस्ट टीचर हैं बच्चा, जो भी आपके क्लास लेंगे सबसे मेन तो मैं हूं, क्योंकि हम लोग जब उसका पूरा एक पढ़ के चलेंगे ना, स्टैटिक जीके जितने स्पेशल जीके टॉपिक हैं, सारी की सारी योजनाओं की इतनी बढ़िया पीपीटी तैयार हो रही है। योजना कम से कम 200 योजना याद कर लेंगे तुम लोग। 200 योजना मुंह जुबानी, कब शुरू हुई, क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मिलता है। उसके अलावा फिर साथी हिस्ट्री पॉलिटी सबके सब एक से एक बढ़कर, तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम लोग जो कंटेंट अपलोड किया स्टडी मटेरियल उससे पढ़ के आओगे और साथ में हम लोग क्या करेंगे, तुम लोगों को उसका रिवीजन कराएंगे क्लास में पढ़ाते हुए, तो 2-2 3-3 बार पढ़ने का मौका मिलेगा। एक बार सभी साथी फिर से कहूंगा, इस क्लास के लिंक को खींचकर शेयर कर दीजिए। 4000 है, आप सभी को साथी 5000 क्रॉस करानी अपने बड़े भाई के लिए, और 1 सेकंड ऐसा धक्का सा मारोगे खिंच जाएगा। तुम सभी के लिए कुछ कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ने सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। और योजनाओं से शुरुआत करेंगे। बोलो किससे शुरुआत करेंगे? अंतिम प्रयास में एक बार बताओ किससे शुरुआत करेंगे? होगे बड़े भैया योजनाओं से। 31 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिला और पुरुषों को समान अवसर देता है? मतलब ये महिला और पुरुषों में लिंग आधार पर भेदभाव की बात रोकता है, या कानून के समक्ष कि महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं इस प्रकार से। तो देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, ये अजीब तरीके से पूछा है। कानून के समक्ष समता तो अनुच्छेद 14 हो जाएगी, कानून के समक्ष समता। और अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य लिंग जन्म वंश आदि के आधार पर, जाति धर्म आदि के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसका जो मोटे तौर पर आएगा कानून के समक्ष समता, क्योंकि अनुच्छेद 15 में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की भी बात कही गई है, तो उचित जो हो जाएगा ये ए वाला है। प्राचीन इंद्रप्रस्थ निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? निम्नलिखित में से किस महाजनपद? तो देखिए भगवान गौतम बुद्ध जी के समय पर ये 16 महाजनपद हुए। कितने? 16 महाजनपद, जिनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से भी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। जैसे वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? कहोगे सर वैशाली, वैशाली। मत्स्य वंश की राजधानी थी विराटनगर, क्या थी भैया? विराटनगर। पांचाल की थी अहिछत्र, बरेली का जो क्षेत्र है। लेकिन इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी?
कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसी में याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व ये मौर्य वंश की स्थापना हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। और इससे 4 साल पहले 326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण। वैदिक सभ्यता ये किस नदी के तट पर फली फूली? अब से लगभग 1500 ईसा पूर्व, अब से लगभग 1500 ईसा पूर्व ये वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर? गोदावरी, नर्मदी, सरस्वती या ताप्ती? तो याद रखिएगा सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर। पूछा है पल्लव राजवंश की राजधानी, पल्लव राजवंश की राजधानी। पल्लव वंश के राजाओं ने ही तमिलनाडु का शोर टेम्पल जिसको कह देते हैं, तमिलनाडु का तट मंदिर बनवाया है। तट मंदिर महाबलीपुरम का निर्माण करवाया है। महाबलीपुरम तमिलनाडु पल्लव राजवंश की राजधानी। तंजौर की बात करोगे ये चोल वंश की राजधानी रही है। ये किसकी राजधानी रही है? चोल वंश की राजधानी। कांचीपुरम पल्लव राजवंश दक्षिण का राजवंश था जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजवंश कहां का था? कहोगे सर पल्लव तमिलनाडु दक्षिण का राजवंश था, राजधानी कांचीपुरम। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ये किसके द्वारा? और इसी प्रकार 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा एक संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, इसका निर्माण याद रखिएगा अजमेर में किया गया। कहां पर भैया? अजमेर। शव्वी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसका निर्माण दिल्ली में, दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 24 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। हरिहर और बुक्का ने जिन संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी उनका नाम पूछा है। तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में जिस समय दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था अपनी अलग से स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य, इस पर 4 अलग अलग वंश ने शासन किया है। विजयनगर साम्राज्य पर 4 अलग अलग संतों ने, याद रखिएगा माधव विद्यारण्य नाम था उनका। क्या नाम था? माधव विद्यारण्य। पूछा है आपसे युवा बंगाल आंदोलन के जनक कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के जनक 1830 के समय पर, 1830 ईस्वी के आसपास बंगाल में एक शिक्षक हुए जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। इनके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर इनके स्टूडेंट्स का एक दल बन गया, इनका एक अपना एक समूह बन गया जिसको यंग बंगाल आंदोलन या युवा बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास में अच्छा अक्सर पूछा जाता है। हेनरी विवियन डेरोजियो। ओके सर, इस क्वेश्चन को कहां पढ़ेंगे? जब आप इतिहास में समाज सुधार संस्थाएं पढ़ोगे अलग अलग, तो समाज सुधार संस्थाओं को जब आप अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। लगभग 30 के करीब समाज सुधार संस्थाएं, कितनी? 30, ऐसे नहीं कि 300 है, 30 के करीब। बड़ा आपको फायदा मिलेगा। एक बार खींच कर लेकर चलिएगा सारे के सारे साथी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, अरे गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ने अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में, कहां पर भैया? सन 1897 स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। वही राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इनमें से किन्होंने किया था? और इसके सफल नेतृत्व के बाद, इस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी।
इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। इन्हें सरदार की उपाधि 1931 कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। 1931 भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जन्मदाता कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जन्मदाता सरदार वल्लभ भाई पटेल। संत विनोबा भावे के बारे में याद रखिएगा। भूदान और ग्रामदान आंदोलन, भूदान और ग्रामदान आंदोलन और संत विनोबा भावे, इन्हें याद रखिएगा पहले भारतीय जिन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। 1958 में कौन सा पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। 28 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बालकों की, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का फैक्ट्री आदि में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया? पहला फैक्ट्री एक्ट। इसी के शासनकाल में याद रखेगा 1881 ईस्वी में पहली समकालीन जनगणना हुई। भारत की पहली समकालीन जनगणना, भारत की पहली समकालीन जनगणना, बिल्कुल व्यवस्थित भी कह सकते हो या इसको पहली व्यवस्थित या संगठित जनगणना कह सकते हो, 1881 में। तो याद रखिएगा किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं? रिपन की। रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक। 1881 जो पहला फैक्ट्री अधिनियम था वो 1881 में आया था। तो लॉर्ड रिपन के वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया 1881 में। पहली व्यवस्थित या समकालीन जनगणना हुई है और स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। 29 का उत्तर सी। यूनिडो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना कब हुई है? औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर भी बताना है। यह अंतरराष्ट्रीय संस्था वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। देखिए यूनिडो, ये जिन देशों में औद्योगिक या जिन देशों में उद्योग धंधे कम है, औद्योगिक विकास कम है, ये उनको सपोर्ट करने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कहोगे सर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। 1966 में बनाए। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966, वियना ऑस्ट्रिया। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान पूछा है। शुष्क वन, देखिए इसमें आपसे वन प्रबंधन अगर आपसे पूछे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो क्या उत्तर आएगा आपको? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कह देते हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी या नेशनल फॉरेस्ट अकादमी कहां पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहां पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। ये जो साथी ड्राई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, ड्राई फॉरेस्ट, ये याद रखिएगा राजस्थान में है। ड्राई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये राजस्थान में, जहां पर शुष्क वनों के ऊपर एक प्रकार से अनुसंधान होता है। राजस्थान के ही जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात आ जाए तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में, और इंदिरा गांधी वन अकादमी की बात आ जाए तो ये उत्तराखंड के देहरादून में। 31 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय। 1863 में अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना हुई है हेनरी डुनांट के द्वारा। इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनांट। इस संस्था को 2 बार, इस संस्था को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 3 बार याद रखेगा शांति का नोबेल प्राइज। ये अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में।
25 का उत्तर है विश्व शरणार्थी दिवस। ये कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस ये साथी कब मनाया जाता है? खींच कर लेकर चलो सारे के सारे कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु माने समुद्र। ये 41,000 वैकेंसी भी समुद्र के जैसी है। लाखों अभ्यर्थी तुम प्रयास कर रहे हो और यहां से प्रेरणा प्राप्त करना कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, क्या जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती हुई गहरे पानी में, पड़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। 20 जून को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 20 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर या विश्व शरणार्थी दिवस। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारत में 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस भी आपको बताने कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस भी कब मनाया जाता है? यह स्थायी नौकरी है और उस प्राइवेट से 1000 गुना अच्छी है। ना जहां सम्मान, ना जहां कोई स्थायी, मरने के ऊपर कोई इंसान को कुछ हो जाए तो घर वालों का कोई ख्याल नहीं, कोई बीमा नहीं। यहां पर 35 से 40 लाख रुपए का बीमा है। जानते हैं बात? 35 से 40 लाख रुपए का। अगर भगवान ना करे अगर कोई ड्यूटी में कोई दिक्कत हुई तो एक घर में से किसी को नौकरी मिलेगी। कम से कम परमानेंट स्थायी नौकरी है। तो जी जान लगा दो, इसको जाने मत दो, क्योंकि केवल जी के है। और जो हमारा अंतिम प्रयास बैच है, जिससे साथी 1 दिसंबर से इसकी क्लास है, सोमवार से केवल 4 दिन बचे, 4 दिन, 30 नवंबर रविवार तक जुड़ सकते हैं। आज होगी 28, 29, 30, 3 दिन बचे, 4 दिन भी नहीं बचे। और सुन लीजिए, इसमें सारा स्टडी मटेरियल, सारी किताबें इत्यादि अपलोड है। अगर अभी भी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो फिर कोई समय नहीं आएगा कि आप पढ़ना शुरू करें। और अगर तुम पढ़ो ना, केवल क्वेश्चन सीखो, तो कहीं भी कोरे कागज पर लिखकर चिपका लो, एग्जाम नहीं निकलने वाला। हमारा नहीं निकला था, तुम्हारा क्या निकलेगा? केवल थ्योरी ही एक चीज है जो तुम्हारा एग्जाम निकाल सकती है। सुबह मानवाधिकार वाली क्लास किसने ली थी? केवल 1.5 घंटे की क्लास में कितनी सारी चीजें याद हुई। क्या कभी वो क्वेश्चन में याद हो सकती थी? यस या नो करके बताओ सबके सब। 99 रुपए की एफडी करा लेना, एफडी। और एफडी कराना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। हर साल ये 99 रुपए 10-10 रुपए 8-8 रुपए ब्याज बढ़ता रहेगा। इसमें 10-10 रुपए ऐड होके 60 साल बाद इसमें 600 रुपए ऐड हो जाएंगे। 99 रुपए 699 हो जाएंगे। 600 गुना के फायदा, 6 गुना का। लेकिन पढ़ाई मत कर लेना तुम लोग, या उसे पन्नी में बंद करके पॉलीथीन में या प्लास्टिक की बोतल में डाल के 99 रुपए को और घर में 2 मीटर गहरा गड्ढा खोद के डाल लेना। अगले 10-20 साल बाद कोई खुदाई करे तो उसको माया मिलेगी, माया, धन दौलत। पढ़ना मत बस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस। पूछा विश्व सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सहिष्णुता, टॉलरेंस डे कब मनाया जाता है? जैसे आप मतलब आपको विश्व सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सहिष्णुता दिवस साथी इसमें कब मनाया जाता है? खींच कर उत्तर दीजिए सबके सब। बिल्कुल सही। याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को विश्व सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को विश्व सहिष्णुता दिवस। 16 अक्टूबर ओजोन। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय नारियल, आपको बताने दलहन शोध संस्थान कहां पर है? गन्ना शोध संस्थान कहां पर है? दलहन शोध संस्थान, गन्ना शोध संस्थान कहां पर है? बिल्कुल सही। दलहन याद रखिएगा कानपुर में, कानपुर में। सब्जी का भी बताइए, सब्जी के ऊपर रिसर्च का। गन्ने का हो जाता है लखनऊ में, गन्ने का हो जाता है लखनऊ में। और सब्जी का याद रखिएगा वाराणसी। जबकि नारियल के ऊपर ये केरल के कासरगोड में, नारियल के ऊपर केरल के कासरगोड। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और 8 नेताओं ने भारतीय संविधान का एक प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया था?
जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। जिससे साथी नेहरू रिपोर्ट, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, यह कहां पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यहीं पर याद रखिएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान, यहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान भी यहीं पर है, याद रखिएगा। देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। अजरबैजान की राजधानी बताइए। अजरबैजान की राजधानी में ही UNFCCC की जो 29वीं बैठक थी, इसका आयोजन 2024 में हुआ था। अजरबैजान की राजधानी, अजरबैजान की जो सीमाएं, यह दुनिया की सबसे बड़ी झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर से लगती है। किससे लगती है? कैस्पियन सागर। तबलिसी, येरावन, बाकू, अशगाबाद। अशगाबाद किसकी हो जाती है? तुर्कमेनिस्तान की। किसकी हो जाती है भैया? तुर्कमेनिस्तान की। बाकू हो जाती है अजरबैजान की, जबकि मुद्रा क्या है? अजरबैजान की मुद्रा हो जाती है मनत। क्या हो जाती है? मनत। और येरावन ये हो जाती है आर्मीनिया, ये आर्मीनिया की राजधानी है, जबकि आर्मीनिया की मुद्रा क्या है? द्राम। आर्मीनिया की मुद्रा क्या है? द्राम। 39 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। भूटान की राजधानी मुद्रा बताइए। भूटान की राजधानी मुद्रा, अपने पड़ोसी देश भूटान की राजधानी मुद्रा। भारत और भूटान की 699 किलोमीटर की सीमा है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी। यहां पर बिम्स्टेक का सचिवालय भी है, यहां पर बिम्स्टेक का सचिवालय। इस्लामाबाद 1967 से, याद रखिएगा, 1967 से ना पाकिस्तान की राजधानी है, ना पाकिस्तान की। थिम्पू भूटान की। नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है, काठमांडू में सार्क। 40 का उत्तर सती भी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 41, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक पूछा है, खींचकर उत्तर दीजिए। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन, पूरे की पूरी क्लास लेकर जाया करो। यह किसकी किताब है? स्टीफन हॉकिंस की किताब है। एन अनसूटेबल बॉय, इसकी किताब बताइए। एन अनसूटेबल बॉय, यह किसके द्वारा लिखित पुस्तक थी? तो करण जौहर के द्वारा, करण जौहर के द्वारा। दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के इनमें से लेखक कौन थे? दास कैपिटल, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किताब के लेखक कार्ल मार्क्स। द लाइफ ऑफ अ योगी, यह किसकी आत्मकथा है? द लाइफ ऑफ अ योगी, जैसे कहोगे गांधी जी की, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। परमहंस योगानंद, लाइफ ऑफ अ योगी, यह किसकी किताब है? परमहंस योगानंद की किताब है। किसकी भैया? परमहंस योगानंद। चंद्रकांता के लेखक बताइए। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक, चंद्रकांता, अरे भैया वो योगी जी की किताब नहीं है, लाइफ ऑफ अ योगी। कतई जहर उत्तर दे रहे हो, केवल देख के तुम्हारे उत्तर मुझे बेहोशी आ रही है। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। विशाल जी जाने वाले को कौन रोक पाया भैया? मैं तो कहूंगा इतनी जल्दी मत जा। चंद्रकांता के लेखक, याद रखेगा, देवकी नंदन खत्री, गोदान गवन मुंशी प्रेमचंद, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास। 45 का ए। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? और ये भी बताने कौन सी साल, वायुयान का आविष्कार कौन सी साल, वायुयान का आविष्कार कौन सी साल। तो तैयार होना सबके सब 1 दिसंबर के लिए। अब बच्चा इसमें नो इफ नो बट, अब आप जुड़िए सारे के सारे अंतिम प्रयास से। जो अभी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर अंतिम प्रयास से नहीं जुड़ा है, कल परसों पल्ले दिन, 28, 29, 30 3 दिन है।
तो थोड़ी सी जान लगा दीजिए, बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा। देखोगे हर दिन कि हाँ कुछ सीखा, कुछ और सीखना नहीं है केवल। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके इतना विशाल है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है याद करना। क्या महत्वपूर्ण है? याद करना। वायुयान का ऑरविल और विल्बर, ऑरविल एवं विल्बर राइट, कौन सी साल की बात है? सर दिसंबर 1903, अमेरिका में दिसंबर 1903। थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, याद रखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन। तो राइट ब्रदर्स ऑरविल और विल्बर, इन्होंने वायुयान का आविष्कार किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सबके सब खींच करके उत्तर बताइए। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? शिवम चाह रहा है एक प्यार मोहब्बत की शायरी सुना दूं। नौकरी लग गई तेरी है, जो तू प्यार मोहब्बत की शायरी सुनेगा है? बेरोजगारी में प्यार मोहब्बत की शायरी, पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, पैरों पे पूरा एकदम फावड़ा चला रहा है तू। पता है कितने बर्बाद हो गए तुझसे पहले इस चक्कर में? सामने वालों को देखा कर कभी, कितने बर्बाद हुए पड़े हैं, और तुझे फिर भी समझ नहीं आ रही। जीवन में पढ़ना ही सिर्फ एकमात्र कला है, बाकी ये प्यार मोहब्बत और कुछ नहीं मेरे मित्र, जिंदगी की बला है। तो यहां पे ध्यान दे, सीख दुनिया से, देख देख के सीख, समझा? चलो, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन गैस की जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ प्रिस्टले। जबकि डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक, तो याद रखिएगा WEF 1971 में बना। 1971 में इसका हेडक्वार्टर कोलोग्ने स्विट्जरलैंड में, कोलोग्ने स्विट्जरलैंड शहर में, इसका स्विट्जरलैंड के शहर में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि इसकी जो वार्षिक बैठक होती है वो दावोस में होती है। इसकी वार्षिक बैठक कहां पर होती है? दावोस में। 14वें WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन का मेजबान देश कब होगा? यह मार्च 2026 में आयोजन होगा। इसका आयोजन कब होगा कहोगे सर? मार्च 2026 में। भाई इसका आयोजन कब होगा? तो कहोगे सर मार्च 2026 में इसका आयोजन होगा। यह मंत्री स्तरीय होगा। कौन सा? मंत्री स्तरीय। तो इसमें बताना है इसका मेजबान देश 14वें विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व व्यापार संगठन कह देते हैं। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को बना। कब बना? 1 जनवरी 1995। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कैमरून के याउंडे, YAOUNDE, ये इसकी राजधानी हो जाती है, युआंडे कुछ करके। और इसकी मुद्रा हो जाती है फ्रैंक। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? कैमरून की फ्रैंक। तो कैमरून अच्छे से याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। यहां पर 2026 में WTO का विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित होगा। कैमरून, कैमरून की राजधानी युआंडे, जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? फ्रैंक। ललित कला महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? ललित कला महोत्सव। भागिए मत, सबसे पहले यहां पर 100 के 100 क्वेश्चन करके जाओ। सच बता रहा हूं, अगर तुम मेरे सामने होते ना, जो 100 क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाते, केवल 1 घंटे में पढ़ के राष्ट्रपिता बनने की कोशिश करते हैं, तो मैं तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ता। दहरहपटे चोर जैसे एक पुलिस चोर में मार लगाती है, तुम में इस प्रकार की मार लगनी चाहिए, तब जो छोड़ के जाने वाले हो तुम रुकोगे। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, ये 1962 में बनी। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962।
ये कहां पर स्थित है? लखनऊ में। यहीं पर साथी ये सम्मेलन मनाया जाता है। किस भाग में अस्थाई, संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध है? तो संविधान के भाग 21 में। संविधान में कितने भाग है? 22। अनुच्छेद कितने? 395 और अनुसूची 12। गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है? इनको ठुमरी गायिका भी कह देते हैं। ठुमरी गायिका गिरजा देवी, इनको क्वीन ऑफ ठुमरी कहा जाता है। गिरजा देवी को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ ठुमरी। उत्तर प्रदेश का अर्धशास्त्रीय संगीत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का अर्धशास्त्रीय संगीत। गिरजा देवी बनारस घराने से। गिरजा देवी बनारस। चौरी चौरा स्थान किस जिले में स्थित है? यहीं पर 4 फरवरी 1922 को एक घटना के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा में घटित घटना के बाद में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यह गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना। तो काशी विद्यापीठ के नाम से, काशी विद्यापीठ के नाम से बाद में महात्मा गांधी जी इसमें नाम और जोड़ दिया गया। 1921 असहयोग आंदोलन के दौरान, देखिए असहयोग आंदोलन के समय भारत में कई स्थान पर, गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में कई सारे स्वदेशी विश्वविद्यालय निकल कर आए। उन्हीं में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ थी, जिसकी स्थापना शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास इन दोनों के द्वारा की गई थी। तो सी और डी दोनों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, भगवान दास और शिव प्रसाद गुप्त। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? 4 फरवरी 1922 कर लो। ओ मेरे भाई 5 फरवरी वालों, ये आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है। आप अभी क्लास के बाद में गोरखपुर की वेबसाइट पर चले जाना, तुम्हें पता चल जाएगा 4 फरवरी 1922, 5 नहीं। तो कहोगे सर 8 राज्य, कितने राज्यों से? 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, तो कुल 9 के साथ सीमा लगती है। ओबरा जल विद्युत परियोजना, ओबरा जल विद्युत परियोजना भी है, और ओबरा अच्छे से याद रखिएगा, यह साथी थर्मल पावर प्लांट भी है। ये थर्मल पावर प्लांट भी है, ओबरा थर्मल पावर प्लांट भी है और ओबरा जल विद्युत परियोजना भी है। यह सोनभद्र में पड़ती है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। कहा है कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य यह किस जिले में पड़ता है? जैसे दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क यह लखीमपुर खीरी में पड़ता है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर खीरी में। जबकि कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य यह बहराइच जिले में स्थित है। कहां पर भैया? बहराइच। भूकंप की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? भूकंप की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? यह बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजी, भारतीय भूकंप संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय भूकंप विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय भूकंप विज्ञान संस्थान। और याद रखिएगा भारत में 4 भूकंप जोन है। भारत में भूकंप के कितने जोन है? 4। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कितने जोन है? 4। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? जोन 2 से। ये जो जोन 5 है ये साथी सबसे खतरनाक वाले हैं, सबसे खतरनाक, कि जहां पर भूकंप आने की संभावना और उससे होने वाला नुकसान भी सबसे ज्यादा है। भारतीय भूकंप विज्ञान संस्थान यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है, भारत की राजधानी में स्थित है। भूकंप की शक्ति को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप की शक्ति को किस पर मापा जाता है? रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से? आपको बताना है पोलो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो हॉर्स पोलो होता है उसमें साथी कितने खिलाड़ी होते हैं पोलो के खेल में? जैसे आप कहोगे बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं,
बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। हॉकी में कितने होते हैं? 11। ये याद रखिएगा। एजरा कप पोलो से जुड़ा है, 4 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 4 खिलाड़ी। पूछा पहला वर्ष कौन सा जब भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था? भारत ने हॉकी विश्व कप केवल एक बार जीता है। भारत ने हॉकी विश्व कप अभी तक केवल कितनी बार जीता है? तो कहोगे सर केवल एक बार, 1975 में पाकिस्तान को हराकर। 1975 में पाकिस्तान को। किस ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन को 22 अक्टूबर 2025 को प्रादेशिक सेना या टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई? लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई है किस ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन? तो ट्रैक प्रतियोगिताओं में, एथलीट प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा, स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं और सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा। 61 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। राहुल वीएस जो नवंबर 2015 में भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, ये किस राज्य से संबंधित है? राहुल वीएस जो 51वें ग्रैंड मास्टर बने, ये तमिलनाडु से संबंधित है। किससे? तमिलनाडु। यूपी का राजस्व अधिशेष किस रिपोर्ट के अनुसार? देखिए भारत के 16 ऐसे राज्य हैं, 16 ऐसे राज्य जो रेवेन्यू सरप्लस है। 16 ऐसे राज्य हैं जो रेवेन्यू सरप्लस है। उनमें याद रखिएगा 33,000 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ, रुपए 37,000 करोड़ के राजस्व के साथ उत्तर प्रदेश में कैग की रिपोर्ट में एक राजस्व सरप्लस या रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बताया गया है। राजस्व अधिशेष राज्य। देखिए यूपी को सबसे ज्यादा राज्य जीएसटी, जिसको वैट भी कह देते हैं, राज्य जीएसटी वैट इत्यादि से। दूसरा सबसे ज्यादा पैसा ये एक्साइज से आता है। और तीसरा याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन स्टाम्प आदि से। तीसरा रजिस्ट्रेशन स्टाम्प आदि से। 63 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 2025-26 में कर राजस्व में वृद्धि का अनुमान कितना है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2025-26 के बजट में कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो कितने प्रतिशत से बढ़ेगा? मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल के बजट में टैक्स रेवेन्यू को 16% एक्स्ट्रा बताया गया। कितना? 16%। पूछा राष्ट्रीय पुलिस आयोग किस वर्ष इसके अध्यक्ष धर्मवीर थे? इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? धर्मवीर इसके अध्यक्ष थे। धर्मवीर इसके अध्यक्ष थे। तो भारत ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना ये 1977 में की है। किसके अध्यक्ष कौन थे? धर्मवीर। उत्तर प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक बताइए। ये क्लास बच्चा रोज रात 9 बजे होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ऐसा सोचते होंगे यार इसका उत्तर नहीं आता और इसको समझाने के बाद में भी समझ में नहीं आया। तो वहां साथी कमी क्या होती है कि आपने उसके क्रम से थ्योरी नहीं पढ़ी होती है। आप क्रम से थ्योरी पढ़ लेंगे तब वो टॉपिक फिर आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के बजट को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो चाहे 500 क्वेश्चन पूछ ले, एक सिंगल क्वेश्चन पर आप नहीं रुकोगे, एक भी सिंगल क्वेश्चन पर। और सारे के सारे साथी सुन लो, परसों 29 तारीख को रात को 9 बजे अब सभी के लिए गिव अवे प्लान किया है, तो सारे के सारे साथी इसमें उपलब्ध रहिएगा। 9 बजे करेक्ट आना, नहीं तो छूट जाएगा आपसे ये गिव अवे यूपी होमगार्ड के लिए। और सुबह 7 बजे में करंट की क्लास लेता हूं, 7 बजे करंट और करंट आधारित जीके, और 8 बजे आपको स्पेशल जीके के टॉपिक पढ़ना सिखा रहा हूं। आज मानवाधिकार बताया, कल साथी आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, जिसका कंटेंट ही नहीं है मार्केट में, अब सर्च कर लेना। उत्तर प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा जी उत्तर प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान याद रखिएगा पुलिस महानिदेशक। प्रश्न संख्या 67, यूपी पुलिस एसटीएफ की स्थापना कब हुई थी? स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विशेष शाखा एसटीएफ की स्थापना कब हुई थी? स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना, स्पेशल टास्क फोर्स तो याद रखिएगा 1998 में।
पूछा है आईटीबीपी को किस वर्ष, आईटीबीपी कब बनी? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जिसको कह देते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस 24 अक्टूबर 1962, 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना, और 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना, 1 दिसंबर 1965 बीएसएफ की स्थापना। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? जैसे भी तुम्हें पता नहीं होता कि गृह मंत्रालय 2 प्रकार के बल को मान्यता देता है, एक होते केंद्रीय अर्धसैनिक बल और एक होते केंद्रीय पुलिस संगठन। कुछ को सीपीओ का दर्जा मिला है और कुछ को सीएपीएफ का दर्जा। तो ये भौतिक क्रम से जब आप पढ़ोगे ना अंतरिक्ष सुरक्षा, होगे सर यही तो है जिससे एग्जाम निकलेगा। और ये बात कोई और कहता तो ठीक है, ये बात एक टॉपर व्यक्ति कहता है। मैंने बच्चा बहुत असफलता देखी है, कितने इतने एग्जाम है, इतने याद भी नहीं है जो मुझसे नहीं निकले, जब मैं लापरवाह था, जब मैं चीजों पे ध्यान नहीं देता था। और जब मैंने फिक्स होके पढ़ना शुरू किया एक एक चीज को क्रम से, तो वही साथी एग्जाम मैंने टॉप किया। तो आपके पढ़ने के ऊपर, आपके माइंड सेट के ऊपर है कि आप किस माइंड सेट से पढ़ रहे हैं। 1835 में शिलोंग इसका हेडक्वार्टर है। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? भोगेश्वर, शिलोंग, मेघालय। इसको कचार लेवी कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता था? कचार लेवी। प्रश्न संख्या 70, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाई गई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब अपनाया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 10 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में। अंतरराष्ट्रीय संधियों को किस अनुच्छेद के माध्यम से महत्व दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय संधि, देखिए एक अनुच्छेद 253 भी है, एक है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 क्या कहता है कि अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते पर भारत सरकार ने साइन किया है तो उसको लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को। जबकि डीपीएसपी का अनुच्छेद 51 ये अंतरराष्ट्रीय शांति आदि की बात करता है, तो यहां पर अनुच्छेद 51 डीपीएसपी बन जाएगा। पूछा है प्रश्न संख्या 72, थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा है, इसको देख लेते हैं एक सेकंड में। 2011 की जनगणना आयुक्त और महापंजीयक कौन थे? याद रखिएगा जनगणना यह संघ सूची का विषय है। जनगणना किसका विषय होगे सर? संघ सूची का विषय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक विभाग होता है जनगणना विभाग। इस जनगणना विभाग के जो मुखिया होते हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, इनको सती सेंसस कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये सबसे बड़े अधिकारी हैं। 2011 की जनगणना के समय सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली। कुल कितने जिले 2011 की जनगणना के समय भारत में कुल कितने जिले थे? याद रखिएगा 640, उस समय 640। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है? जब आप जनगणना पढ़ते हो तो इसमें भी आप ऊपर ऊपर से चलते हो, जबकि जनगणना बहुत ही क्रम का टॉपिक है। आपको पता है 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे बेटा, विशाल में ही पढ़ाऊंगा ये जितने स्पेशल जीके के टॉपिक हैं, योजना से लेकर सारी के सारी, और स्टार्ट ही करेंगे योजनाओं से। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये लखनऊ में स्थित है। भारत में विदेश व्यापार नीति कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? हाल ही में 2023 में आई है, 1 अप्रैल 2023 से लागू, 1 अप्रैल 2023 से भारत की जो नई विदेश व्यापार नीति है, भारत की नई विदेश व्यापार नीति, ये साथी याद रखिएगा 2023 में आई है। 5 वर्षों के लिए लागू रहती है। किसके लिए? 5 वर्षों के लिए। पूछा है आपसे
भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच में हाल ही में व्यापार समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? भारत और ईएफटीए, इसमें स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, आइलैंड, ये 4-5 देश शामिल हैं। तो भारत और ईएफटीए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच में, जबकि ये लागू कब से हुआ है? 1 अक्टूबर 2025 से। 1 अक्टूबर 2025 से लागू। ये कब से लागू हुआ है? कहोगे सर 1 अक्टूबर 2025। तो भारत ने व्यापार समझौते किस किस के साथ किए? 2000, ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। ये समझौता साथी कब से लागू हुआ है? कहोगे सर 1 अक्टूबर 2025 से समझौता लागू हुआ है। जबकि इस पर साइन कब किए गए थे? 10 मार्च 2024 को। साइन कब किए गए थे? 10 मार्च 2024। इसे कहां पढ़ोगे? व्यापार वाणिज्य में। भारत का निर्यात निरीक्षण परिषद, इस संस्था का हेडक्वार्टर कहां पर है? एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, निर्यात निरीक्षण परिषद। आपको ये भी बताना है डीजीएफटी ये कब बना? डीआईपीपी, जिसको साथी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, जिसे भी कहा जाता है। तो ये 1995 में, जबकि विदेश व्यापार महानिदेशालय, इसका गठन 1991 में। नई दिल्ली में निर्यात निरीक्षण परिषद का मुख्यालय। थ्रेड, ये किस सोशल मीडिया कंपनी ने थ्रेड नाम से अपनी एक नई सुविधा लॉन्च की है? किस सोशल मीडिया कंपनी ने थ्रेड नाम से अपनी एक नई, देखिए टिकटॉक किसकी कंपनी है? बाइट डांस। टिकटॉक किसकी कंपनी है? तो कहोगे सर टिकटॉक बाइट डांस की है। जबकि थ्रेड को किसने लॉन्च किया है? मेटा ने लॉन्च किया है। यूट्यूब के सीईओ कौन है? यूट्यूब के सीईओ कौन है? टाइम टेबल किसना जी 30 तारीख को आएगा और 1 तारीख से सीधी क्लास शुरू होंगी। सिलेबस का डिस्कशन सब कुछ उससे पहले है। 1 तारीख से सीधी क्लास, बिल्कुल बेसिक से। तो जो भी साथी जुड़ना चाहें 28, 29, 30 लास्ट है। एक आप सबके सब जरूर मेरी हेल्प कर देना बच्चा। आपका कोई परिचित, आपका कोई जानकार, कोई फ्रेंड, कोई अगर तैयारी कर रहा हो तो उसे एग्जामपुर के बारे में बताना। हम किस प्रकार की क्लासेस, और पैसे का नहीं है कि पैसे कम ज्यादा हैं, जो पैसे हमसे बच रहे हैं उसका इंटरनेट रिचार्ज करा लेना। एक बार मौका तो दो पढ़ के। सुंदर पिचाई को यूट्यूब का सीईओ बता रहा है नील मोहन। सुंदर पिचाई तो पूरे गूगल अल्फाबेट के सीईओ हैं। पूछा है टेलीग्राम के सीईओ और संस्थापक। टेलीग्राम के सीईओ और संस्थापक, टेलीग्राम की बात हो रही है। पावेल ड्यूरोव, टेलीग्राम के सीईओ और संस्थापक पावेल ड्यूरोव। भारत नेपाल सीमा यह किस संधि द्वारा निर्धारित की गई थी? तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद में, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद में अंग्रेजों नेपाल का युद्ध हुआ 1814 से 1816 तक। उसके बाद में याद रखिएगा मार्च 1816 में यह सुगोली की संधि हुई। किसकी संधि? सुगोली की संधि। तो सुगोली के संधि के द्वारा नेपाल की सीमाओं को बिल्कुल तय कर दिया गया और वही भारत नेपाल सीमा बनी। भारत और नेपाल के बीच में अच्छे से याद रखिएगा लगभग 1751 किलोमीटर की सीमाएं। 1751। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य हैं। 81-81। भारत की सीमा म्यांमार से कितने राज्यों के साथ जुड़ी है? भारत म्यांमार सीमा 1643 किलोमीटर है। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य याद रखिएगा। भारत के 4 राज्य म्यांमार की सीमा को टच करते हैं। डूरंड रेखा ये किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? डूरंड रेखा जो है ये किन देशों के बीच में सीमा निर्धारित करती है? तो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेपाल का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ, ये किस नदी के किनारे? तो काठमांडू घाटी में स्थित है।
इसमें भैया काठमांडू नेपाल की राजधानी। काठमांडू घाटी ये बागमती नदी है। कौन सी नदी है? बागमती नदी। भूटान का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा है। भूटान का नेशनल गेम आपसे पूछा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल सुंदर वाजपेयी। अबे सुंदर पिचाई है, वो गूगल का सीईओ है। उसे वाजपेयी और कल को सुंदर मोदी मत कर देना उसका नाम। भूटान का राष्ट्रीय खेल तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, जबकि नेपाल श्रीलंका का वॉलीबॉल। नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है? हो गए सर वॉलीबॉल। जबकि भूटान का तीरंदाजी या आर्चरी 85 का भी। मणिपुर और त्रिपुरा किस वर्ष भारत के पूर्ण राज्य बने? मणिपुर और त्रिपुरा ये किस वर्ष भारत के पूर्ण राज्य बने? मणिपुर और त्रिपुरा तो कहोगे सर सन 1972 में ये भारत के पूर्ण राज्य है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम नागरिकों को सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? सहकारी समिति बनाने का ये 2011 में आया था, 97वां संविधान संशोधन। किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश। राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश याद रखिएगा भैया, प्रधानमंत्री जी करते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत, जैसे अरावली का। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा, तो भारत की जो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे अरावली का पूछ लेता है गुरु शिखर, वैसे साथ ही पश्चिमी घाट का पूछ लेगा अनाईमुड़ी, नीलगिरी का पूछ लेता है डोडा बेटा, ऐसे ही आपसे अलग अलग का पूछ लेगा। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत यह धूपगढ़ हो जाता है। गुरु शिखर अरावली का है। गुरु शिखर किसका है? अरावली पर्वत श्रृंखला का। पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान से? भाई सांगपो या यारलंग जंगबो नाम से, फिर नामचा बरवा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है वहां से टकराकर यू टर्न ले लेती है। इस पर्वत का नाम है नामचा बरवा। इस पर्वत का नाम क्या है? नामचा बरवा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना कहते हैं। भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपावाव किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला प्राइवेट पोर्ट पीपावाव ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथी, गुजरात में स्थित है। कौन सी दो नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं? मतलब ये पश्चिम की ओर बहती हैं, और याद रखिएगा एस्चुरी बनाती हैं। ये पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नद मुख बनाती हैं पश्चिम की ओर। खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर से मिल जाती हैं। खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर से। ओगेसन, नर्मदा और ताप्ती। कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। जो साथी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उससे हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। राज्य का स्वामित्व होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है, और किसी चीज की कीमत ये डिमांड और सप्लाई तय करती है। खुला व्यापार ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है? आयकर, संपत्ति, निगम कर, ये तीनों के तीनों प्रत्यक्ष करें। तो इसका मतलब पूछा है कौन सा कर नहीं है? इनमें से कोई नहीं। बाकी ये सारे के सारे प्रत्यक्ष करें। पूछा नहीं है, और नहीं तो इनमें से कोई सा नहीं है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु सबसे कठोर है? इनमें कौन सी? इससे बल्ब के, याद रखिएगा, इससे साथी बल्ब की जो गूंज इत्यादि होती है वो भी बनाई जाती है। इनमें सबसे कठोर कौन सी है? इनमें साथी सबसे कठोर तो कहोगे टंगस्टन। कौन सी है? टंगस्टन। कौन सा क्लोरोफिल के अंदर नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल जिससे पौधे सूर्य के प्रकाश को कैच करके अपना खाना बनाते हैं। कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन ये तो मुख्य पाया जाता है, कैल्शियम नहीं पाया जाता। कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? विटामिन ई तो जो ताजी फल सब्जी होते हैं
ये विटामिन ई का अच्छा स्रोत होते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में यूनेस्को एक सींग वाले गैंडे के लिए। विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? जिनमें याद रखिएगा भारत में 4 है। इनमें से भारत में कितने? 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट। पूरी दुनिया में 36 है। इस 36 में से भारत में कितने हैं? याद रखिएगा 4। फिर पूछा है भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? मतलब हमारे यहां पर किस प्रकार की सरकार है? हमारे यहां पर जो सरकार है वो किस प्रकार की सरकार है? इसे उत्तरदायी भी कह देते हैं, इसे साथ ही संसदीय सरकार भी कह देते हैं। उत्तरदायी या संसदीय सरकार। अब सबके सब अपने स्कोर बताइए, 100 में आपका स्कोर कितना है? और 1 सेकंड भागना मत, सबके सब समझ लीजिए परसों रात को 9 बजे ये गिव अवे, सबके सब समय से आ जाना। ये वीडियो लिंक में भी लगा रखा है, इसको एक बार सबके सब साथी लाइक करके जरूर चले जाना। गुरु दक्षिणा, तो सर कितनी गुरु दक्षिणा लोगे? इतनी देर, इतने में तो द्रोणाचार्य ने भी नहीं ली थी। चलो कोई बात नहीं भैया, तुम कह सकते हो, बड़े आदमी हो, मास्टर है, हमसे क्या। सुबह 8 बजे कौन सी है आंतरिक सुरक्षा? अपने हो, सुनो सारे के सारे, तुम आतंकवादी हो रहे हो, सुन नहीं रहे हो सरकारों की, अलार्म लगा लो। तो 7 बजे सबसे पहले होगी, क्या बोलते हैं, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। उसके तुरंत बाद क्या शुरू करूंगा? आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद। और ये दिमाग में बिठा लो कि इस बार एक भी क्वेश्चन गलत करना नहीं है। क्या टारगेट करना है एक बार बताओ? ज्यादा सबके, आपका सबका टारगेट कितना होना चाहिए? इस बार 100 के 100 का टारगेट है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। तो आप अपने साथी मित्रों को भी बता दीजिएगा। रविवार लास्ट है 30 नवंबर, 1 दिसंबर सोमवार से सीधी क्लास शुरू है। पहले दिन में गड़बड़ करोगे 5-6 योजनाएं, ये सारी की सारी खत्म मामला। तब तक 2-3 दिन फिर और छूट जाएंगी। तो सबके सब क्रम से आ जाइएगा, सबके सब जुड़ जाओ, ये ज्यादा आपको नुकसान नहीं है इसमें, समझिए मेरी बात। तो सबके सब जुड़ जाना। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।